बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, आज आप जानते हैं कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। आज माली साल 2020-21 का वफाकी बजट जो है वो पेश किया गया है और इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। इस बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया, लेकिन फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस के जरिए, क्योंकि नए टैक्सेस नहीं लगे तो फिर उसकी कॉम्पेंसेशन क्या होगी, फिर किस तरह से उसको कवर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम ये सवाल रखेंगे। और इसके अलावा तनख्वाहों और पेंशन में जो इजाफा है वो नहीं किया गया, तो आवाम को रिलीफ फिर किस तरह से दिया गया है, कौन कौन से ऐसे पैकेजेस जो है वो आज के बजट के जरिए अनाउंस किए गए हैं आवाम के लिए, और आवाम का जो रिएक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट रिलीफ नहीं है तो इनडायरेक्टली अगर उनको रिलीफ मिल भी रहा है तो क्या वो इस बात को समझते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आज के इस बजट के ऊपर तबसरा करें या तनकीद करें तो हमें जहन में ये रखना होगा, ये रियलाइज करना होगा कि ये कोई आम दिनों में पेश किया गया बजट नहीं है, बल्कि इसको रिलीफ बजट से ज़्यादा अगर हम इमरजेंसी बजट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ा है। और उसको सामने रखते हुए, क्योंकि 3000 अरब का जो नुकसान हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से फिर ये बजट जो है ये किस तरह का था, हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले कि हम बजट के हवाले से बात करें, कोविड-19 की जो आज तक की अब तक की जो सूरत हाल है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा पार्टनर है जिसके साथ साथ अब हमें ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। सो ये हो नहीं सकता कि इसके ऊपर बात किए बगैर जो हम आगे बढ़ जाएं। तो आज तक के जो केसेस हैं, टोटल केसेस जो है वो पाकिस्तान में 1,25,929 हो चुके हैं, जिसमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,300 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में 107 अमवात जो हैं उनमें इजाफा हुआ। इस तरह कुल अमवात 2,463 जो है वो हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ भी कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने, साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, आपका बहुत शुक्रिया। और आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, पहले तो मैं आपका इसके ऊपर चाहूँगी कि ज़रा मुख्तसरन इसके ऊपर कॉमेंट कर दीजिए आज के बजट के हवाले से। देखिए, मैं बड़ी खुशी से कमेंट कर लेता, लेकिन चूँकि हमारे साथ मेहमान हैं, हाँ, वो मुझसे ज़्यादा मुआशियात के ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं, तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट हम उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। तो आप आमिर साहब के लिए आपके पास कोई सवाल? जी बिल्कुल आमिर साहब, जाहिर है कि आप की बड़ी गहरी नज़र है और इस वक्त जो सिचुएशन है कोविड-19 को सामने रखते हुए बजट पेश किया गया है, इस बजट को आप जो फौरी आपका इसके ऊपर रद्द अमल है वो क्या होगा, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? जी आमिर साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी आमिर साहब, तो देखिए बजट के ऊपर आपने जो सुनाया था, पहले तो बहुत शुक्रिया का। सबसे पहली बात यह है कि बजट के ऊपर अगर हम ये बात करना शुरू करें कि नंबर्स की गेम है, तो इस दफा ये बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ये इस दफा बजट में, और आई थिंक ये हफीज शेख साहब ने भी अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि इस दफ़ा हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि इकॉनमी को कैसे स्टार्ट करना। तो पहले तो ये एक मेरे ख्याल में मेरा भी ये ज़ाती राय है कि ये नंबर्स इस दफ़ा कुछ मानी नहीं रखते। दूसरी चीज़ जो है और वो क्यों मानी नहीं रखते, वो ये कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मुझे पहलू नज़र आया वो ये कि जो अभी भी हमने रेवेन्यू का तखमीना हमने रखा हुआ है कि हम कितने टैक्स जमा करेंगे, वो एक फिर भी दोबारा एक बड़ा मेरे ख्याल में एक ऐसा तखमीना है कि जो शायद हम उस मद को हासिल ना कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है और जो हमारे बजट की पॉजिटिव फीचर्स हैं कि बजट ने इस दफ़ा डायरेक्टली जो ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल, इन लोगों के लिए और जो इंडस्ट्रीज के लिए वो एक ख़ास उन्होंने मुराद दी हैं। लेकिन उन मुराद से फ़ायदा उठाने के लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ये देखना पड़ेगा कि अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे अपने पैटर्न्स चेंज करते हैं इंडस्ट्री के, और इस पे हम थोड़ी सी और बात भी कर लेंगे। लेकिन तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में रही है कि हमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई वो जो रिलीफ पैकेज था उसमें, और अब देखना ये है कि क्या ये रिलीफ पैकेज जो है इसमें कोई चेंजेस आते हैं।
और आखिरी चीज जिस पर मैं बहुत जरूर करूंगा कि इसमें बजट में अगर ये देखा जाए तो ये एक ऐसा बजट है इस दफा जिसमें हमें कोविड अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाता है और लॉकडाउन के साइकिल्स आते हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सूबे सारे मिलके, क्योंकि आप ये देखिए कि जो सूबों की तरफ से पिछले साल हमने उम्मीद रखी थी कि वो कुछ टैक्स जमा करके देंगे, वो इस दफा मनफी में एक्चुअल आया है। तो वो मनफी में आने का मकसद ये है कि इसका मतलब कि सूबों ने अपना बजट वापस करने के जो उनको उम्मीद किया था कि वो रेवेन्यू जमा करके देंगे, उसके बावजूद उन्होंने वो रेवेन्यू बल्कि उन्होंने खर्च किया और हमने उनको दिया। तो ये मेरे ख्याल में मोटा मोटा शुरू करने के लिए ये मेरे नुकात हैं। बाकी मैं आपकी तरफ वापस जाता हूँ। जी थैंक यू आमिर साहब। अभी हारून साहब से हम पूछेंगे, चूँकि आपने सूबों की बात कर दी कि वहाँ से जो वसाइल आने थे वो नहीं आए, मनफी में चले गए। वैसे तो मजमूई रेवेन्यू रिसीट जो हैं एक लिहाज से मनफी रही हैं। तो हारून साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि इस तब सूरत हाल में जो अहदाफ अभी मुकर्रर किए गए हैं, क्या वो किस हद तक हकीकत पसंदाना है? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखें, इससे पहले के अहदाफ पर बात की जाए, जैसे आपने अपने आगाज में कहा, ये एक मुश्किल वक्त माशी तौर पे भी और वैसे भी ओवरऑल जो लोगों का मोरल है। पाकिस्तान इस वक्त ये दूसरा मुसलसल साल है कि जीडीपी नीचे की तरफ जा रही है और इस दफा तो नेगेटिव में चली गई है। सो पाकिस्तान मेरे हिसाब से एक रिसेशन के फेज में दाखिल हो चुका है। सो इस मुश्किल वक्त में आप एक ऑर्डनरी किस्म के डिसीजंस नहीं ले सकते। अब आते हैं बजट के ऊपर। देखिए, बजट के अहदाफ जो हैं इस सूरत हाल में जब अनसर्टेनिटी इतनी हाई होती है कि आप तो प्रोजेक्शंस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अभी कोविड की सूरत हाल नहीं पता, हमें टिड्डी दल की सूरत हाल नहीं पता, हमें अभी सियासी और जियो पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में मेरे हिसाब से हुकूमत का ये एक रोलिंग बजट है जिसको 3 माह में पहले क्वार्टर के बाद रिव्यू किया जाएगा। मिनी बजट आएगा फिर उसके बाद कोई ना कोई जी, या मिनी बजट आएगा या उसकी सिमत जो है वो ज्यादा क्लियर हो पाएगी, क्योंकि इस वक्त हम एक कंटिन्यूड वॉलेटाइल अनसर्टन सूरत हाल में। इसके अलावा 2-3 कमेंट्स हैं। जो तो इसकी अच्छी बातें हैं वो तो ये है कि हुकूमत ने टैक्सेस नए नहीं लगाए हैं, अपने अखराजात को फ्रीज करने की कोशिश की है, हायर एजुकेशन को और हेल्थ को उसके लेवल पर रखने की कोशिश भी की है। कुछ सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा घटा दिया गया है। तो ये कुछ चीजें तो इसके अंदर पॉजिटिव सिग्नल्स देती हैं। बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ बेहतरियां पैदा की गई हैं। अच्छा हारून साहब, इससे पहले कि हम बिजनेस कम्युनिटी को क्या रिलीफ दिया गया है उसके ऊपर बात करें, जो आपने गुफ्तगू की है उससे जो मुझे समझ आया वो ये है कि रियलिस्टिक टारगेट्स जो हैं उसकी बजाय कुछ विशफुल जो बजट है ये कुछ उस तरह का है। बेहतर नहीं था कि रियलिस्टिक टारगेट्स रखे जाते, क्योंकि सबको पता है कि सूरत हाल कैसी है, कि इमरजेंसी की सी सूरत हाल है, और फिर उसके बाद जो है ये अभी सर्वाइवल का बजट होता और बाद में रिवाइवल की तरफ आते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं उनको देखिए। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सब स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। उन्होंने आईएमएफ के साथ कोई स्ट्रॉन्ग रीनेगोशिएशन की बजाय उनको भी रेवेन्यू टारगेट्स के अंदर एक अमाउंट प्रॉमिस किया है। इसी तरह जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरजीहात हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्शन है, सियाहत है, उसको थोड़ा फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। गरीब के लिए एहसास प्रोग्राम को देने, सो इट्स ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया। आपकी बात में वजन है कि इस वक्त अगर हुकूमत एक सख्त कुछ फैसले लेती और कुछ चीजों को इस वक्त काटती और वो पैसा कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करती, तो उसमें एक्चुअली रिएक्शन की बजाय शायद उनको अप्रिसिएशन मिलती। लेकिन मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि उनको गालिबन खुद नहीं अभी पता कि आगे हालात क्या होने वाले हैं, हमें किसी को भी नहीं लगा। तो इसलिए अभी इस पे क्या सराई करनी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन मेरा जाती ख्याल था कि 1-2 सख्त फैसले कर लेने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त पॉपुलिस्ट जो आपका सेंटिमेंट है सख्त फैसले को सपोर्ट कर लेता। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अखराजात हुकूमत के वो कम किए जा सकते थे बहुत सी चीजों में, और लॉस मेकिंग एसेट्स को इस वक्त वो फ्रीज या साइडलाइन किया जा सकता। हाँ बिलाशुबा आप दुरुस्त कहा, उसमें अखराजात में कमी बड़ी ज़रूरी थी। एक इससे पहले खबर भी आई थी कि 1.2 ट्रिलियन मुख्तलिफ सब्सिडीज़ की सूरत में
और मुख्तलिफ मुराद की सूरत में बिज़नेस की तरफ गई हैं गुज़िश्ता साल 1.5 साल के दौरान। तो आमिर साहब आप ये बताइएगा, चूँकि आपने माइंडसेट की बात की है, कुछ माहिरीन का ये कहना है, इक़्तिसादी माहिरीन का, कि इस बजट के लिए जो बुनियादी हिकमत अमली है वो दुरुस्त नहीं है, जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो शायद आसानी से हासिल ना हो सके। जी देखिए, ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा चूंकि एक मुल्क में एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसको हम उम्मीद कर रहे थे कि जब ये हुकूमत आएगी वो उनको एड्रेस करने की शुरू कोशिश करेगी। एक फ्लॉ फॉर एग्जांपल हारून साहब ने अभी आइडेंटिफाई किया, बड़ा कोर। आप बजट उठा के देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि रिकरेंट का नंबर क्या है। वहाँ पे वो उम्मीद किया जा रहा था कि ये जो रिकरेंट बजट है, ये जो कम से कम जो ऑपरेशनल बजट है, इस पे कुछ ना कुछ कटौती होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम इस बात को ख्याल रखें कि ये जब तक ये टफ फैसले नहीं होंगे तो ये मैक्रो की जो गेम है वो इस वक्त पाकिस्तान में मेरी हकीर राय और मेरे काफ़ी साथी और मेरे से ज़्यादा बहुत मायनाज लोग, अगर आप उनसे भी बात करें वो आपको यही कहेंगे कि ये मैक्रो के नंबर्स जो हैं, ये अहदाफ जो हैं, ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स एनीबडीज गेस। आप ये किसी से बात करेंगे वो कुछ देंगे, वो फीसदों की गेम है। मिसाल के तौर पे ये जो -4 का एस्टिमेट आया है, अगर आप आज से सिर्फ 1 महीना पहले क्यू ब्लॉक में बैठते तो यही आर्ग्यूमेंट फंड के साथ जो हुई थी, उसमें फंड ये -2.1, स्टेट बैंक -1.8, और ये जो अभी आपको नंबर दिया गया है ये आपको हतमी तौर पे ये भी रिवाइज होगा, जो कि आपको पता ही होना है। तो बात यह है कि हम इस पर बजाय मैक्रो इंडिकेटर्स की देखने के, इस बजट में जो ज़रूरत थी और है, मेरे ख्याल में बजट अब हो गया। बजट इस दफ़ा एक समझ लें एक प्लेस होल्डर था, यानी ये ज़रूरी था कि बजट पास किया जाए। हाँ, उसमें हमें चंद चीज़ें करनी चाहिए थी, कुछ कड़वे घूंट लेने चाहिए थे, लेकिन बजट आने से ज़रा पहले जो स्टील मिल के रिवर्सल हुआ है और स्टे ऑर्डर आया है, उससे हुकूमत थोड़ी सी, मेरा ख्याल है, अगर मैं मतलब वहाँ बैठा होता तो मैं भी यही फैसला करता कि यार ये शायद टाइम नहीं है। लेकिन मैं हारून की बात से भी बहुत सख्त मतलब सही काफ़ी उनसे एग्री करता हूँ कि यही टाइम है जबकि लोगों को पता है कि हालात ख़राब हैं, दिगर हुए हैं, तो आप थोड़ा चेंज करें। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो मैक्रो पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त गैर ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वक्त डिस्कशन होनी चाहिए कि मईशत क्या होगी पाकिस्तान की अगले 2-3 सालों में, क्या हमारे पास वो तरीके हैं जिनसे हम ये शॉक्स जिनका हारून साहब ने जिक्र किया, क्योंकि अभी ये हतमी तौर पर पता नहीं है 3 दफ़ा के डिफरेंट हम देख चुके हैं पिछले 3 महीने में कि एस्टिमेट्स के इस दिन आएगा पीक, इस दिन आएगा पीक, फिर इस दिन आएगा। आप ये यकीन रखिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त यूके का वो बंदा जिसने ये सारी प्रेडिक्शन बोरिस जॉनसन को की थी, उसने रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि ये जो मॉडलिंग हो रही है इसके अंदर हम किसी तरह पे हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये मॉडल ठीक है या ये मॉडल ठीक है। तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल में हुकूमत तो उसको तो ये अपना सिर्फ जो चीज़ मेरे ख्याल में करने की जरूरत है कि अपना नैरेटिव, अपना बयानिया जो है अवाम के सामने ये देना चाहिए कि हम एक इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां कोई भी हो तो वो हतमी तौर पर ये फैसला करके नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। कल नहीं कर बता सकते तो आप 3 महीने बाद कैसे बताएंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त जो फोकस करना चाहिए, जो बजट में मुझे एक अच्छी चीज नजर आई कि इन्होंने थोड़ा सा जो इनपुट गुड्स हैं, जो इंटरमीडिएट हमारी जो इंडस्ट्री में चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके ऊपर कस्टम्स में थोड़ी सी मराहत देने की कोशिश की है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक बजट ऐसा है कि बावजूद इस सिचुएशन के कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाता है। दूसरा, ये टैक्स ना करने का अच्छा किया है, लेकिन फिर खामी वहीं की वहीं है। ये टैक्सेस के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इम्तियाज साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं पूछना ही चाह रहा था हारून साहब से, उनके एक बड़ी पसंदीदा एक सब्जेक्ट भी है एलीट कैप्चर का, माइंडसेट का। तो हारून साहब, आमिर साहब जो बात कर रहे हैं, जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स से बात शुरू हुई है और इन्होंने तजावीज़ भी अच्छी दी हैं, लेकिन इन तजावीज़ पे हुकूमत, आप समझते हैं कि जो मौजूदा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो मौजूदा माइंडसेट है हुकूमत के इर्द गिर्द जो है, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेसी में ले लें, चाहे आप बिज़नेस कम्युनिटी में ले लें, वो उसकी मौजूदगी में क्या ये कुछ अगर अच्छे नोबल जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव
वो हासिल हो सकते हैं अगर हुकूमत वाकईतन कोशिश करे, उसको सपोर्ट मिलेगी? जी, 2 एरियाज में सपोर्ट मिलेगी। एक में तो जिसको वजीर आजम खुद ओवरसी कर रहे हैं कि जो लोग गुर्बत की लाइन से नीचे हैं या उसके आसपास हैं, जो कैश ट्रांसफर्स का एरिया है, वहां पर जो गैप ये दिखाई दे रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता ये कोविड 6 माह इसी पेस पर रहा तो हमें कैश ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा मजीद कैश फ्लो की जरूरत पड़ जाएगी, तो कहीं से आपको काटना पड़ेगा। दूसरी जगह जो मैं आपका एलीट कैप्चर का जिक्र है, देखिए पाकिस्तान में जो अभी तक रिलीफ पैकेज दिया गया है खासतौर पे स्टेट बैंक के थ्रू, वो लिस्टेड कंपनीज के लिए है, कॉर्पोरेट एलीट के लिए है, और वो उसको एड्रेस करता है। 90% जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो बैंकिंग नेट के अंदर है ही नहीं, और हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा इदारा भी नहीं है कि उसको रीच आउट किया जाए जैसे एहसास नीचे के लिए। तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है इस वक्त, वो एक मिडिल सेक्टर जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, जो इनफॉर्मल है, उसके लिए मुझे खतरा ये है कि अब जो महीने गुजरेंगे, एक तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती दिखाई देगी, हमें बैंक्रप्सीज लाइक कंपनीज बंद होती दिखाई देंगी, तो उस सेगमेंट को डील करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स या इदारे इस वक्त नहीं है। जो जहां तक जरूरत है आपकी कि देखें, एलीट्स जो हैं वो इस वक्त बजाय इसके कि कंट्रीब्यूट करें, वो इस वक्त अपना बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे, और ये पूरी दुनिया में होता है। उसको संभालने के लिए इस वक्त जो कैपेबिलिटी है हमारी स्टेट की, वो मजीद इरोड हो गई है, क्योंकि तवज्जो सारी इस वक्त कोविड रिस्पॉन्स पे लगी हुई है। तो इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए कि बहुत जरूरी है कि वो कोशिश करें कि उनकी तरजीहात 2 या 3 होनी चाहिए। नंबर 1 कि आपने सफेद पोश तबके की नौकरियों को कैसे प्रिजर्व करना है, कौन से सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा नौकरी होती है। ये गलत फहमी है कि इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नौकरी क्रिएट करती है। हमारे 42% लोग नॉन एग्रीकल्चर जॉब में सर्विसेज सेक्टर्स में हैं, रिटेल में हैं, ट्रैवल एजेंट्स में हैं, होटल्स में हैं, बैंकिंग में हैं। सो एक तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत अशद जरूरत है। जब आपने जॉब्स पे किया है तो सेकंड हारून साहब, हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और जो ये टैक्सेस के हवाले से ज़ाहिर नए टैक्सेस नहीं लगे, तो फिर ये किस तरह से टारगेट जो है उसको पूरा किया जाएगा, ऑप्शंस इसके अलावा अल्टरनेटिव जो है वो क्या है गवर्नमेंट के पास, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल व हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें।
वेलकम बैक। हारून शरीफ साहब, आप काइंडली अपनी बात जारी रखिए, आप तजवीज़ दे रहे थे, मैं चाहूंगी कि जरा काइंडली आप गुफ्तगू कीजिए। जी, मेरी 3 तजावीज़ जी। अगर हमने आगे मईशत को एतमाद देना है तो सबसे पहले तो हमारे पास गुंजाइश थी कि हम IMF के साथ थोड़ी सी फिस्कल स्पेस मजीद निगोशिएट करते। चले, अब उसका वक्त तो गुजर गया, लेकिन ये जो टारगेट है हमारे बजट के, देखिए इसके ऊपर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कि आपके टैक्स में इंडस्ट्री है तकरीबन 60% कंट्रीब्यूट करती है, वो अगले साल ना होने के बराबर है। तो हम ये पैसा कहां से लाएंगे? ठीक है, हमारे पास कुछ ऑयल सस्ता हो गया है, वहां से हमने कुछ लेवीज लगा दी हैं, लेकिन हमें वो हुकूमत तो चाहिए कि बिजली के बिलों की शक्ल में इंडस्ट्री को पास ऑन करे ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस मजीद घट सके। तीसरी चीज जो मुझे नजर आती है कि जो हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर है, हमें यहाँ पर इस वक्त हमारे पास एक ही विंडो है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि हमारा PSDP भी 8% घट गया है। जब हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नीचे जाता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं होती है। तो एक मुल्क जो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है वो चीन है। तो हमें चाहिए कि हमारी तरजीहात बना के चीन के साथ CPEC के अंदर कुछ प्रायोरिटीज की तरफ काम करें ताकि हुकूमत को नजर आए। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम उसकी कैपेसिटी डबल करने की कोशिश करें प्राइवेट की और पब्लिक की, तो वहां पर ना सिर्फ हमें इसकी जरूरत है बल्कि एक गुडविल जेस्चर हुकूमत का बहुत अच्छा जाएगा कि देखिए आप हेल्थ सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा कि इस सूरत हाल में पूरी दुनिया जो है वो अपनी मिडिल क्लास और सफेद पोश की नौकरी को सेव करने पे फोकस्ड है, क्योंकि वही आपकी रीढ़ की हड्डी है मईशत की, जो स्किल्ड वर्कर है। डेली वेजेस के लिए तो बड़ा अच्छा पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, 200 अरब का पैकेज जो है, ये तो एक अच्छा इकदाम है कम से कम। जी बिल्कुल अच्छा इकदाम है। मैं इससे कुछ थोड़ा ऊपर की बात कर रहा हूँ, जो डेली वेजर के ऊपर आपके एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स हैं जब उनका बिजनेस श्रिंक कर रहा है तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल। तो जहां तक आपके टारगेट्स हैं, टैक्स तो इतना कलेक्ट होता नहीं नजर आ रहा। तो होगा क्या, अगर खर्चे हम कम नहीं करते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस बच जाती हैं। या तो आप लोकल बोरोइंग कर ले, हमारी ऑलरेडी बैंकों से बोरोइंग तकरीबन 66% है जो लोकल है, महंगी भी है। मेरी राय ये है कि अगर उसका सूद कुछ और कम किया जा सके तो हुकूमत को थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है, आई थिंक इट्स अ वेट एंड सी, और गवर्नमेंट इसको 3-4 माह के बाद गालबन कुछ सिम्त दे पाएगी। अच्छा, ये बताइएगा आमिर साहब कि हमारे वज़ीर ने, हमाद अज़हर साहब ने ई गवर्नेंस की भी बात की और साथ में उन्होंने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का भी जिक्र किया कि हम G5 में कुछ नई इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि IT बेस्ड सॉल्यूशंस पैदा किए जा सकें और उससे हुकूमतकारी बेहतर हो। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा अभी हालात हैं इसमें हुकूमत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने के लिए, ताकि वो जो एक रिवायती यहाँ पे बेनिफिशरीज रहे हैं इस निज़ाम के, उनके मफादात को किसी हद तक ज़रब लगाई जा सके? जी देखिए, ये बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन ये मैसेज जो है, अगर आप मतलब मैं अगर इजाज़त दें तो ये मैं पिछले मतलब 30 साल से सुन रहा हूँ कि कुछ होने वाला है। तो बात ये है कि इसमें हमाद अज़हर साहब की ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जो हमारा बिजनेस का तबका है, जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी हमारा जो सरमायाकार है, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने अभी बजट में ये भी देखा होगा कि वो जो 50,000 रुपए की लिमिट थी CNIC की, उसको शायद लाख पे ले गए। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम गवर्नेंस, इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग, इसका मतलब है कि दस्तावेजी काम जो है वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम करेंगे और उनको पूरा सर्कल ऐसा करेंगे कि जैसे ही आपने मिसाल के तौर पे सब्जी खरीदी तो उधर पता लग गया कि इस पे कितना टैक्स था, किसने क्या कमाया फला। तो ये जो सर्कल होता है ये कहीं इकलौती जगह नहीं बनता। इसमें हमेशा जो सोसाइटी यानी जो माशरा होता है और जो स्टेट होती है, जो यानी आप उनका एक संबंध होता है, तो ये एक तरह का इमरानी मुआहदा होता है। तो इस इमरानी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए एक ओनरशिप की जरूरत होती है कि ये कहाँ से हम, ये कौन है, ये कौन करेगा। तो सिर्फ बजट में डालना
एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो डिजिटल इकॉनमी और जो ई गवर्नमेंट सर्विस है, इसमें हुकूमत को बहुत टफ चैलेंज होगा, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं FBR में पिछले साल जो शबर जैदी साहब ने करने की कोशिश की है। इस पे मेरा एक आपसे सवाल, अगर आप इजाज़त दें, जो आप मैं हारून साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि पिछले साल अगर आपको याद होगा तो इसी ई गवर्नमेंट के हदफ में अब हमें सबको बताया गया कि अब FBR ने लिस्टें बना ली हैं। इनफैक्ट अभी भी एहसास अगर आप जाएं तो वो 5 तरह की लिस्टें इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें ये चेक हो जाता है कि मिसाल तौर पर आमिर दुरानी जो है उसने कितना ट्रैवल किया है, उसने कौन सी टिकटें खरीदी हैं, उसके टोटल टैक्स रिटर्न कितने थे, तो डिफरेंटली जब एहसास के लिए यूज़ हो रहा है। अब जब इसको आप लाएंगे इस्तेमाल में ताजिर के लिए, तो फिर आप देखिए वही होगा जिस तरह लास्ट टाइम जहांगीर तरीन साहब को बैठना पड़ा और उन्होंने ताजिरों से कहा कि अच्छा जी हम वापस ले लेते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें ये हुकूमत को पता होना चाहिए कि जब तक वो जो माशरे में लोग हैं, स्पेशली ताजिर और स्पेशली जो बिजनेसेस जो इस वक्त आपके पास वापस बड़े जायज वजह से आ सकते हैं, वो कह सकते हैं जिस तरह आनंद साहब ने फरमाया कि देखिए ये तो टाइम है कि हमें आप और मराद दें और आप इस वक्त हमारी जेब काटने के ऊपर तुले हुए। तो अब फैसला ये करना है कि क्या ये वक्त है मुश्किल फैसले करने का, या ये वक्त है कि हम उनकी मराद पे मराद देते जाए। मेरा ज़ाती राय अगर आप माने तो वही है जो हारून साहब की कि ये वक्त है मुश्किल फैसला करने का, क्योंकि जिनकी आवाज़ सुनी जा रही है आज तक हमारे ऐवानों में, वो हैं जो एलीट्स हैं, जो असल बंदा जो पिस रहा है, जिसके ऊपर हारून साहब ने भी बताया, और इसके नंबर्स अगर आप चाहें तो पाइट की वेबसाइट पे कुछ हमने भी बनाए, कुछ पाइट ने भी बनाए, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास टेक्सटाइल वाला आके कहता है कि मैं 3 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो मैं आपको साथ ये बता देता हूँ कि 20 मिलियन ये वो तबका जिनकी तनख्वाह 8,000 रुपए से लेके 42,000 रुपए तक है, ये जो कोई ट्रांसपोर्ट तरसील में काम करता है, कोई कारपेंट्री में काम करता है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में खतरा है कि जब ये बिजनेसेस टूटेंगी, जब ये बिजनेस खत्म होगी, तो इकॉनमी का 90% जो पहिया चलाते हैं वो एक तरह से तितर बितर हो जाएगा। वो एक समाजी प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक मुश्किल है, जिसके बारे में मेरा ख्याल में अच्छी तरह सोचा नहीं गया। उसका बजट से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक ईवान में बैठ के एक बायपार्टिजन डिस्कशन का है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं हो रही है। चलिए हारून साहब बताइए, चूंकि आमिर साहब ने बॉल आपकी तरफ फेंक दिया है। जी, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको बहुत वक्त लगता है, खास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में। देखें, हम अभी तक फेडरल सेक्रेटरीज को तो ईमेल पे ले नहीं पाए। सो अभी तक हमारा वही पीए होता है, पीए का एक और असिस्टेंट होता है। तो आई थिंक एक तो मैंने यूके में देखा है, उसका एक ही तरीका है कि आप ये पीए खत्म कर दें, और दे आर फोर्स्ड टू डू दीज थिंग्स। ये जो है कि खुद से हो जाएगा, नहीं होता है। डिजिटलाइजेशन के अंदर इम्तियाज साहब ये एक बड़ी जरूरी चीज समझने की है कि हुकूमतें जो हैं आम तौर पे सर्विस डिलीवरी की डिजिटलाइजेशन तो कर देती हैं कि जी आपको लाइसेंस कैसे मिलना है, कंपनी कैसे रजिस्टर होनी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की डिजिटलाइजेशन कोई नहीं करता है। सो ये हमें देखने की जरूरत है कि ये जो डिजिटल है, क्या ये आवाम की रसाई बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसके लिए ये एक कमेंट था, क्योंकि जो मैंने डेटा देखा है ग्लोबली, हुकूमत इससे पीछे हट जाती है। अब आइए जो की चीज है इस वक्त तरजीहात की है। देखिए, ये जो बजट है ये एक हुकूमत की पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इस वक्त का जो बजट है ये वो करंट सिचुएशन का रिएक्शन है। बिल्कुल सही। जो पॉलिसी की सिमत होती है, इस वक्त पॉलिसी की सिमत ये बजट नहीं देता है, आई एम अफ्रेड। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि अब हमारे 3-4 तरजीही सेक्टर्स जहां पर नौकरियां भी क्रिएट हो सके। फॉर इंस्टेंस, आपने डिजिटल इकोनॉमी की बात की है, सब लोग घर बैठे हुए हैं, तो डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एक्सपोर्ट्स, डिजिटल डेवलपमेंट, ये चीजें इस वक्त डूएबल हैं एसओपीज के अंदर। एक तो मेरी तरजीह अगर मैं फैसला करूं तो ये नंबर 1 होगी कि जहां मैं इन्वेस्टमेंट करूं। नंबर 2 जो मेरी तरजीह है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज नजर आ रहा है, बहुत से लोग, ये जो चीन और अमेरिका का झगड़ा है उसमें बहुत से लोग प्रोक्योरमेंट के लिए बाकी ममालिक में जा रहे हैं।
पाकिस्तान को जैसे फूड सेक्टर है प्रोसेसिंग का, या एक जी तो बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाह रही थी हारून साहब कि एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मजीद मराहत जो है वो दी जा सकती थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रूरल पॉपुलेशन है और वो कनेक्टेड है इस सेक्टर से। तो आप नहीं समझते कि इसमें शायद ज्यादा कुछ पैकेजेस अनाउंस किए जा सकते थे? यही बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो पैकेजेस दिए गए हैं वो अर्बन बिजनेसेस और ट्रेडर पे फोकस है। जो हमारी 40% इकोनॉमी है वो इस वक्त ज़राअत से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुल्हिक है, वहीं पर जॉब्स भी हैं और वहीं हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज भी है। अगर आप इस दफा इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स देखें, ज़राअत ने अच्छा परफॉर्म किया है, ना सर्विसेज ने किया है ना इंडस्ट्री ने किया है। तो एक सेक्टर, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर टिड्डी दल का अटैक भी है, तो इस सेक्टर को खास एक अहमियत देने की जरूरत है। ऑल्दो हमने अगली दफा का टारगेट तो पॉजिटिव रखा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो सकती है, जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी आ सकती है। बिलाशुबा यहाँ पे स्ट्रेंथ आ सकती है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़राअत भी हमारी मईशत में, और बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे हारून साहब, आमिर दुरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप बहुत सारे चैनल्स पे आज आपने बात की होगी, अब मेरा ख्याल है अब आपको हम चाहेंगे कि आप कुछ आराम कर लें कबल इसके कि आप दूसरे चैनल्स पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज साहब। ये तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो आ गई, लेकिन आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो इस बजट के हवाले से मैं चाहूंगी कि मुख्तसरन इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी आप भी राय दें। ये जो मैंने सेक्टर्स एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स के, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनहांसिंग एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए भी शायद मजीद जो है कोई मुराहत अनाउंस की जा सकती है। देखिए मेरा ख्याल है आमिर साहब ने शुरू में बात कर दी थी कि मुराहत पहले भी दे दी गई थी, अभी इस बजट में भी हमने दे दी हैं, लेकिन असल मसला है माइंडसेट का कि वो लोग जो व्हीकल हैं, जो ज़रिया हैं इक्तिसादी तरक्की का, सरगर्मी का, रोज़गार पैदा करने का, पैदावार बढ़ाने का, उन लोगों को भी थोड़ा सा अपना जहन बदलना पड़ेगा, क्योंकि गुज़श्ता 70 बरसों से ये लोग जो हैं हुकूमत की सरपरस्ती पे, पैट्रनेज पे चलते रहे हैं। हर वक्त इन्होंने हुकूमत से मांगा ही है, सब्सिडीज़ की सूरत में, रिफ़ंड्स की सूरत में। हमाद अज़हर साहब ने ये भी बताया था कि रिफ़ंड्स इस दफ़ा 125% ज़्यादा रिफ़ंड्स दिए गए हैं बरामद कुनंदगान को। तो बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों को भी एहसास हो कि ये लोग अगर हैं आज तो इस पाकिस्तान की वजह से हैं, और एक कुर्बानी का वक्त है। हुकूमत मौजूदा हालात में जो कर सकती थी उसने कर लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई भी तरक्की पजीर मुल्क कर सकता है। बल्कि मैं आपको मिसाल दूं कि बरतानिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 3000 अरब डॉलर से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो इकोनॉमी जो है अभी श्रिंक हो गई है 20%, यानी उसमें 20% कमी हुई है गुज़श्ता 3 महीनों इसकी तफसील हम ब्रेक के बाद जान लें इम्तियाज साहब। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बिजनेस कम्युनिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे आज के इस बजट के हवाले से, उनकी क्या राय है। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्तोगलू तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो गोक्षी से निकाह कर लेना अर्थ।
वेलकम बैक। इम्तियाज साहब, आप बात कर रहे थे यूके की, हालांकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उनको भी किस तरह के इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान पे तनकीद करना बड़ा आसान है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल देखिए वो 3000 अरब डॉलर की इकोनॉमी है और 20% 3 से 4 महीनों में कमी उसमें आई है। पूरा यूरो जोन जो है जिसमें 26-27 ममालिक शामिल हैं जी, उसकी बहैसियत मजमूई जो ग्रोथ है उसमें 10% कमी आई है। अगर भारत को देखें जी, हमारा पड़ोसी है, 45% उसका GDP कम हुआ है गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान। मोदी साहब ने लॉकडाउन तो कर दिया, शुरू में बड़ी उनकी तारीफ हुई वज़ीर आज़म की कि उन्होंने लोगों की जानें बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए लॉकडाउन कर दिया, लेकिन अब तक उनको जो नुकसान हुआ है मुल्क को बहैसियत मजमूई वो 45% है। वहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 30-40 लाख मज़ीद बेरोज़गार होंगे और अगर हो सकता है कि हमारी जो गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 50 से 60 मिलियन तक पहुँच जाए, यानी 1/3 से भी वो ज़्यादा बढ़ जाएँ। और इसी तरह अगर आप देखें ब्राज़ील, वहाँ पे भी 3 महीनों के दौरान कोई उनकी GDP का 0.5% उन्होंने खोया है, जो कि कई अरब डॉलर बनता है। कोविड मुतासरीन में भी अब उसका नंबर जी वो नंबर 2 पे आ गया है। शायद उनके सदर ने उस वक्त बहुत संजीदगी से इस मसले को नहीं लिया था, शुरू में थोड़ा लाइट लिया ना जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से आप देखें कि बहैसियत मजमूई दुनिया में इस कोविड ने क्या तबाही मचाई है। आपको सिर्फ एक मैं मिसाल दे दूं, एमिरेट्स एयरलाइंस, उसके कोई तकरीबन 67,000 मुलाजमीन थे, अभी कई हज़ार को फारिग कर चुके हैं वो, और उसमें बता रहे हैं कि इस पहले हल्ले में कोई 22,000 के करीब पायलट्स हैं, उनके सपोर्ट स्टाफ है, उनको फारिग कर रहे हैं अगले चंद दिनों के दौरान। और ख़ास तौर पे जो बोइंग 777 जो सबसे बड़ा तैयारा है और A380 वो भी सबसे बड़ा तैयारा है मुसाफिर बरदार, उसके जितने भी पायलट्स हैं, जितना क्रू है वो सारा फारिग हो गए, यानी अब बड़े तैयारों की ज़रूरत नहीं रही है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो 777 और A380 तैयारे तैयार करने वाली कंपनियां दोनों यानी एयरबस और बोइंग, उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये बड़े तैयारों के बहुत सारे ऑर्डर पहले ही कम थे इस साल के शुरू में, अब और कम हो जाएंगे। अब इसी तरह अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में आपने शुरू में कहा कि 3,000 अरब का पाकिस्तान कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। और उसमें जो आमिर साहब थे हमारे साथ पाइट के, उन्हीं की ये असेसमेंट है कि ख़त गुर्बत से अब नीचे काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं अगर ये अगले 2-3 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इसमें मेरा ख्याल है इस पर सब तमाम जमातों को, तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि इस मामले पे सियासत करने की बजाय अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अब एयर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है बताया जा रहा है कि 85 से 90 अरब डॉलर उसको नुकसान हुआ है पिछले ये 3-4 माह के दौरान, और बड़ी एक खौफनाक सी सूरत हाल बनती चली जा रही है दुनिया भर में। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी, भारत जैसा मुल्क जिसकी मैंने आपको बताया कि 2,950 अरब डॉलर की उसकी GDP है, हमारी तो सिर्फ 350 अरब है, जबकि भारत तकरीबन 3,000 अरब, यानी उतनी बड़ी इकॉनमी है जितनी कि यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया की है। लेकिन उनको भी अभी ये कोविड के जितने केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से मुसलसल अब धचका लगा है, चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बजट खसारा जो है वो वैसे तो हर नए बजट में उसका इजाफा होता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए फिर क्या अल्टरनेटिव है? क्या मज़ीद कर्जे जो है वो लेने पड़ेंगे हुकूमत को, या फिर आवाम के ऊपर बोझ जो है वो ज़्यादा? देखिए फ़िलहाल तो नए टैक्स नहीं लगाए गए, जो मौजूदा टैक्स थे उन्हीं से उन्हीं से मेरा ख्याल गुजारा किया जाएगा। और दूसरा उसके अलावा जो मेरा ख्याल है कर्जे बिलाशुबा नए कर्जे लेने पड़ेंगे। अच्छा, एक और जो अच्छी बात है G20 की, मैं वही इस पे आ रहा था कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस लिहाज से आप देखिए कितनी मुश्किल में थी मौजूदा हुकूमत कि हम अब तक तकरीबन 15 अरब डॉलर कर्ज़ों की मद में वापस कर चुके हैं इस साल। जो इल्ज़ाम लगता है ना कि इस हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, बुनियादी वजह ये थी कि सन
2019-20 के दौरान हमारी डेट सर्विसिंग यानी कर्जों की मद में पैसों की वापसी जो थी वो 15 अरब डॉलर थी। अब ये कोरोना की वजह से हमें मई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा सा एक कुशन मिल गया और उसका फ़ायदा क्या होगा हमें 1.8 अरब डॉलर। लेकिन फ़ायदा शायद अच्छा इसलिए है कि आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि गल्फ से बाहर से हमारे को 50,000 के करीब पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं। यानी अब वो जो हमारे तरसीलात ज़र का जरिया था वो बंद हो गया है, काफ़ी हद तक बंद हो गया। यानी 50,000 ये हैं, 50,000 अभी और आने के लिए तैयार हैं। वो अभी उनके लिए खुसूसी फ़्लाइटें चल रही हैं। वो जब आ जाएंगे तो इसका एक कैलकुलेशन ये भी थी कि मेरा ख्याल है वर्ल्ड बैंक ने की थी कि हमारी जो तरसीलात ज़र है उसमें कोई 20 से 22% उसमें कमी आ जाएगी, जिसका ये मतलब होगा कि हो सकता है कि ये भी फिगर्स ठीक ना हो। तो बेसिकली मजमुई बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और उसमें तो फिर जो हारून साहब कह रहे थे कि फिर कोई मिनी बजट और इसको रिवाइव किया जाएगा। और देखिए कौन सी हुकूमत है जिसमें मिनी बजट नहीं आया है। ऐसी हुकूमतें हमने माजी में देखी कि अभी जून में बजट पेश हुआ और जुलाई के आखिर में एक मिनी बजट आ गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके वी ए जाफरी एडवाइज़र थे, उन्होंने बजट पेश किया था और 6 हफ्ते के बाद एक मिनी बजट आ गया। इस तरह इसहाक डार साहब के ज़माने में उनके बारे में तो वैसे ही कहा जाता है नंबर्स का हेर फेर के बड़े वो सरताज साहब भी जब वज़ीर ख़जाना थे। ये एक पाकिस्तान एक मनहूस चक्कर में फंसा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो हुकूमतकारी का निज़ाम है ये बहुत फरसूदा है। मौजूदा वज़ीर आज़म ने इनके साथियों ने कोशिश की है कि उसको बदला जाए, लेकिन उनकी मजबूरियाँ बहुत हैं। उनके इर्द गिर्द हमारे माशरे के अंदर ऐसे जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं या स्टेटस को की फोर्सेस भी कहते हैं, उनकी वजह से वो रिफॉर्म्स या इस्लाहात का जो अमल था वो सही तरीके से आगे नहीं जा सका। कोशिश बड़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन यानी टैक्स रिटर्न्स या इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 37% इजाफा हुआ है गुज़श्ता एक बरस के दौरान, जो कि बड़ी अच्छी उम्मीद अफजा बात है। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि इस तादाद में 2 गुना इजाफा हो जाए, 3 गुना इजाफा हो जाए और वो सिर्फ उसी सूरत में होगा। अक्सर माहिरीन का ये ख्याल है कि हम अपने टैक्सेशन के निज़ाम को सादा बनाएं। सादा बनाएंगे और आम लोगों के और कारोबारी अफराद के ग्रोहों के जहनों से हमें ये खौफ निकालना होगा कि अगर आप आज टैक्स देने वालों की मद में शामिल हो गए तो फिर FBR वाले आपको तंग करेंगे कि आपने साल पहले क्या कमाया था, 2 साल पहले क्या कमाया था। तो हमारी और एक बड़े इक़्तिसादी माहिरीन की ये तजवीज़ रही है कि आप ये करें कि एक जो एमनेस्टी जिसको आप कहते हैं, अगर एमनेस्टी आपने करनी है तो ऐसी एमनेस्टी आप करें कि लोगों को ये यकीन दिलाएं कि आप खुद असेसमेंट करें और आपसे कल का नहीं पूछा जाएगा, आने वाले कल का ज़रूर पूछा जाएगा। अगर ये खौफ आपने लोगों के जहनों से निकाल दिया तो मैं नहीं समझता कि हमारे जो 4-5 हज़ार अरब का जो तखमीना लगाया गया है, हो सकता है ये डबल हो जाए 1 साल के अंदर, अगर ये लोगों के जहनों से ये खौफ निकल जाए कि हमें गुजरे हुए कल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूंकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। टैक्स जो बजट था उसके हवाले से हमने बात की, बहुत सारी चीज़ें रह गई वक्त की कमी की वजह से। इंशाल्लाह कल हम दोबारा इसके ऊपर भी कुछ मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे और कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।